Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about elementary real analysis of semester 1. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सीक्वेंस वाले चैप्टर में सेक्शन 3.3 की, जिसमें हम बात करेंगे मोनोटोन सीक्वेंस के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मोनोटोन का क्या मतलब है। We say that x is monotone if it is either increasing or decreasing। हमारे पास जो हो सकता है ना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी होगा उसको हम मोनोटोन बोलेंगे, ठीक है। हम डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, जब वो किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, इस वाली इनइक्वालिटी कि x1 जो है बड़ा है x2 से, ऐसे चलता रहेगा xn तक और xn प्लस 1 तक। इंक्रीजिंग कब बोलेंगे हम x को, इफ इट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी कि x1 छोटा है x2 से, x2 छोटा है x3 से एंड अप टू xn तक, और xn किससे छोटा होगा, xn प्लस 1 से। ऐसे ये जो है चलता रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अगर आप देखो आपके नेचुरल नंबर्स, दे आर इनफाइनाइट, वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस का क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, 1/n, 1 है, 1/2 है, 1/3 एंड अप टू 1/n तक। ये क्या है हमारे पास, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम पे। ये वाली थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये दो पार्ट्स में है, ठीक है। हमारे पास पेपर में हो सकता है कि दोनों में से कोई एक केस दे दे, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दोनों में बात ऑलमोस्ट सेम है, बस एक के लिए हम इंक्रीजिंग के लिए बता रहे हैं कि अगर जब हमारे पास सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगा तब कैसे करेंगे, और जब डिक्रीजिंग होगा तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट देख लेते पहले मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की, कि अ मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। मोनोटोन सीक्वेंस हम रियल नंबर का कन्वर्जन तभी होगा जब वो बाउंडेड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो हमारे पास क्या है वर्ड, मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि हमारे पास एक मोनोटोन सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगा, ये सीक्वेंस रियल नंबर का तब कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ ये कैसा होगा, एक बाउंडेड होगा। फर्दर हमारे पास दो पार्ट्स है कि अगर हमारे पास xn एक सीक्वेंस हो गया जो कि बाउंडेड है, बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो उसमें जो अगर हम लिमिट लेंगे सीक्वेंस xn की, तो वो क्या होगी, सुप्रीमम होगी ऑफ ऑल दी xn सच दैट n केस में बिलोंग कर रहा है नेचुरल्स में, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम दूसरा केस लें, ऐसे अब हम मान लेते हैं कि अगर y अगर हमारे पास एक सीक्वेंस yn है जो कि बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो जो लिमिट होगी yn की वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास इन्फीमम ऑफ yn सच दैट n बिलोंग्स टू दी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब हमें ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है। तो देखो इसको यहाँ पे ये कंडीशन में मेंशन है इफ़ एंड ओनली इफ़ वर्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक चीज़ को लेट करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा। फिर जिसको भी आपने प्रूफ किया ना, अब आप उसको लेट कर लोगे कन्वर्सली में, और जो गिवन था आपके पास पहले, अब वो प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि xn जो है एक बाउंडेड सीक्वेंस है। हमें क्या शो करना है कि xn बाउंडेड है, गिवन है कि वो एक मोनोटोन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो देखो इसका प्रूफ ना बिल्कुल सिंपल है, कन्वर्ज से पहले वाला, जिसमें हमें क्या शो करना है, टू शो करना है कि सीक्वेंस xn क्या है हमारे पास, बाउंडेड है। हमें इसको बाउंडेड शो करना है। तो देखो इसको शो करना तो बिल्कुल ही सिंपल है। हम कैसे करेंगे, देखो अब हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे सीक्वेंस xn क्या है, xn सीक्वेंस क्या है, एक मोनोटोन कन्वर्जन सीक्वेंस है। ये हमें गिवन है कि xn सीक्वेंस इज अ मोनोटोन कन्वर्जन सीक्वेंस, और हमें पता है कि हर कन्वर्जन सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो यहाँ पे अब आपको ना वो वाली थ्योरम स्टेट करनी पड़ेगी, 3.2.2 को प्रूव करना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट क्या कहती है, वो थ्योरम कहती है कि अगर एक एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसको प्रूफ कर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे उस चीज़ को प्रूव कर दिया। उस थ्योरम से आपको क्या पता चल गया कि एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज बाउंडेड। और यहाँ पे हमें पता है कि ये जो xn सीक्वेंस है ये भी क्या है,
ये भी एक कन्वर्जन सीक्वेंस है। तो 10 जो आपको प्रूव करना था आपको प्रूव हो गया। आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लियरली कि सीक्वेंस एक्सन क्या है आपके पास, मोनोटोन कन्वर्जेंट है, और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। यहाँ पे आप इस थ्योरम को प्रूव कर देंगे, स्टेट करेंगे और प्रूव करेंगे। तो 10 एक्सन सीक्वेंस क्या आ गया, बाउंडेड आ गया, कन्वर्ज पे आ जाते हैं। अब हम मान लेते हैं कि एक्सन जो है एक बाउंडेड सीक्वेंस है, देन आइदर एक्सन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास था मोनोटोन सीक्वेंस, और हमें पता है कि वो मोनोटोन होगा, इसका मतलब या तो वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना केस लिखे हैं, केस से आप कंफ्यूज मत हो ना, केस 1 और केस 2, वो बेसिकली ए और बी पार्ट की ही बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम मान लें पहले केस में कि either xn is increasing or decreasing, so we consider the case 1 that sequence xn is bounded increasing sequence, क्योंकि यहाँ पे हमें given है थ्योरम में। ठीक है, तो अब xn क्या है हमारे पास, सीक्वेंस xn क्या है, बाउंडेड है, तो इसका मतलब एक इसका मतलब एक रियल नंबर r एग्जिस्ट करेगा या m एग्जिस्ट करेगा सच दैट। ठीक है, अब हम केस 1 का प्रूफ देख लेते हैं कि जिसपे हम मान रहे हैं कि सीक्वेंस एक्सन क्या है, बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि हमारे पास ये ए पार्ट में यही बोल रहा था ना, तो हम इसी दो को प्रूव कर रहे हैं केस में लेके। तो सीक्वेंस एक्सन इज अ बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो इसका मतलब जो एक्सन सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, और हमें पता है हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि ये यहाँ पे रियल नंबर m एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड ऑफ एक्सन किससे छोटा हो जाएगा, m से, फॉर एवरी n इन नेचुरल नंबर। सो अकॉर्डिंग टू द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ r इट्स सुप्रीमम विल एग्जिस्ट, इसका एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि वो जो सुप्रीमम होगा वो s होगा। ठीक है, मान लेते हैं s क्या है, सुप्रीमम है हमारे इस एक्सन का, वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर इन, और ये जो सुप्रीमम है ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, रियल्स में। ठीक, अब हमें क्या शो करना है कि जो s है वो क्या है, लिमिट एक्सन है, यही हमें शो करना पड़ेगा। बेस क्या है हमारे पास, लिमिट एक्सन। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन नंबर देन s माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा आ जाएगा, s से, तो s माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं बन सकता। अब हम क्या कहेंगे, ठीक है, अब हम क्या कहेंगे देख लेते हैं। अब हम कहेंगे यहाँ पे एक नेचुरल नंबर, अब हम कहेंगे यहाँ पे एक x के एग्जिस्ट करता है हमारे किस में, इस सेट में, xn such that n belongs to the natural number such that s minus epsilon किससे छोटा है, x k से। तो जो सीक्वेंस xn है वो क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाएगा फॉर k लेस देन इक्वल टू n। तो अब x k जो है, ये वाला जो x k आपने कहा कि एक एग्जिस्ट कर रहा है, ये किससे छोटा हो जाएगा, आपके जो गिवन सीक्वेंस xn है उससे। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि s माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा है, एक्स के से, और एक्स के खुद किससे छोटा है, एक्स एन से। उन सारे n के लिए जो केस से पढ़े, तो इसको आप फर्स्ट कंडीशन मान लो। अब s क्या है, सुप्रीमम है, हमने अभी दिखाया ना s सुप्रीमम है, इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और अब s इज सुप्रीमम, तो इसका मतलब xn किससे छोटा आ जाएगा, s से। तो जब इसको सेकेंड मान लो, जब आप 1 और 2 को कंबाइन करोगे आप क्या कह सकते हो कि s माइनस एप्सिलॉन छोटा है xn से और वो s से, और s खुद किससे छोटा है, s प्लस एप्सिलॉन से, उन सारे n के लिए जो k में है। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि मॉड ऑफ xn माइनस s किससे छोटा है, एप्सिलॉन से, उन सारे n के लिए जो k में k से बड़े हैं। तो इसका मतलब xn सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रहा है, s को। तो 10 हमें जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। ऐसे अब हम केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 पे आएंगे तो केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है फॉर एनी, अब हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं yn जो कि डिक्रीजिंग बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो xn किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस टाइम yn के, क्योंकि xn आपका जो था बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस था लेकिन yn डिक्रीजिंग था, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस टाइम yn इज द बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सो लिमिट xn किसके इक्वल आ गई, माइनस टाइम लिमिट yn के। ऑल्सो सुप्रीमम क्या आ जाएगा, माइनस yn सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इनफीमम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सुप्रीमम माइनस था, तो हम इसको इनफीमम yn लिख सकते हैं, जिससे हम ये नेगेटिव साइन को रिमूव कर दें। तो अब नेगेटिव हटाना और हमारे पास सुप्रीमम है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इनफीमम yn सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे आप जो है ये वाली थ्योरम स्टेट करोगे और प्रूफ करोगे। 2.4.4 का बी पार्ट।
ठीक है, अब आप यहाँ पे उस चीज़ को प्रूव करोगे और फिर आप बता सकते हो कि लिमिट वाई एन किसकी इक्वल आ गई, माइनस टाइम लिमिट एक्स एन के, और वो किसकी इक्वल आ गया, माइनस इनफीमम वाई एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इनफीमम वाई एन आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि हमें शो करना है दैट द सीक्वेंस ई एन डिफाइंड एज 1 plus 1 by n to the power n is convergent and its limit lies between 2 and 3. ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि हमें शो करना है दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड इट्स लिमिट लाइज बिटवीन 2 and 3. सो व्हाट वी आर गोना डू इज, हम मान लेते हैं कि ये वाला जो सीक्वेंस ई एन है, इस सीक्वेंस को ना हम ई मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या, हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, हम इस सीक्वेंस को दिखा देंगे कि ये जो सीक्वेंस है ना ये बाउंडेड है और इंक्रीजिंग है, क्योंकि हमें अपनी थ्योरम से पता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो अगर हमने उसको बाउंडेड दिखा दिया और इंक्रीजिंग दिखा दिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ठीक है, और अब हमें पता है कि यहाँ पे जो हम सीक्वेंस में हमारे पास ई की वैल्यू होती है ये 2.71 अप्रॉक्स होती है। ठीक है, और जिसका बेस हम नेचुरल लॉग लेते हैं, तो हमें वही दिखाने की ये 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो देखो अब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। हमें सीक्वेंस गिवन है ई एन जो कि होता है 1 plus 1 by n to the power n। बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, 1 plus n into 1 by n plus n into n minus 1 upon 2 factorial into 1 by n square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial into 1 upon n क्यूब। ठीक है, ऐसे ये पार्ट कब तक चलता रहेगा, n इंटू एन माइनस 1 2 इंटू 1 अपॉन n प्लस n फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n टू द पावर n। ठीक है, इतना सबको समझ रहा है, हमने सिंपली बाइनोमियल थ्योरम लगाई, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 plus 1, यहाँ से n और n कैंसिल हो गए, 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल बाहर ले लिया और ब्रैकेट में रख लिया 1 माइनस 1 बाई n, इस वाले ब्रैकेट में से n कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, सॉरी इसमें से n लेके और यहाँ बाहर से कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, यहाँ से आपने n कॉमन लिया होगा तो ये n स्क्वायर बना, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसे हम आगे चले तो ये आ गया 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई एन इंटू 1 माइनस 2 बाई एन प्लस, ऐसे यहाँ पे आपने किया होगा, यहाँ पे दोनों में से आपने n कॉमन ले लिया, ये ऊपर n क्यूब बन गया और नीचे n क्यूब था, कैंसिल आउट कर दिया। अब ये कब तक चलता रहेगा पार्ट, ये तब तक चलेगा ऐसी 1 अपॉन n फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 1 माइनस 1 बाई एन इंटू 1 माइनस 2 बाई एन एंड अप टू 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n, तब तक चलेगा। ये आपके पास क्या आ गई टर्म, ई एन आ गई, तो आप इसमें मेंशन कर देंगे ये ई एन इक्वल्स टू ये पूरी पार्ट। ठीक है, ऐसे अब हम कैसे क्या निकाल सकते हैं, ई एन प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 अप टू, ऐसे ये चलता रहेगा कब तक, 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 एंड अप टू 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1। ठीक, ये आपने ई एन प्लस 1 भी निकाल लिया। ठीक है, अब आप क्या कह सकते हो कि अगर आप देखो तो जो आपके पास सीक्वेंस ई एन था ना, सॉरी जो आपने ये ई एन कैलकुलेट किया, इसके अंदर आपके पास n प्लस 1 टर्म्स थी। कितनी टर्म्स थी, n प्लस 1 इस ई एन में, और जब आपने ई एन प्लस 1 निकाला, ई एन प्लस 1, इसके अंदर कितनी टर्म्स आ गई, n प्लस 2 टर्म्स आ गई। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो ई एन है ना वो लेस देन और इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म इन ई एन प्लस 1 अपीयर कर रहा है, मतलब ई एन जो है वो क्या है, लेस देन है या इक्वल है किससे, ई एन प्लस
n+1 टर्म्स से। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कह सकते हो कि en+1 जो है उसके पास एक टर्म ज़्यादा है। तो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो कि en+1 हैज़ वन मोर पॉजिटिव टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो अपना सीखना होगी एक्स्ट्रा, अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो किससे छोटा होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू E1 लेस देन E2। ऐसे अप टू कहाँ तक लेस हो जाएगा, En तक, और फिर En+1 से, और ऐसे ही वो चलता रहेगा। ठीक है, सो दैट द टर्म्स ऑफ E आर इंक्रीजिंग। अगर आप देखो ये टर्म्स कैसी होंगी, इंक्रीजिंग होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंबल डाल रही हूँ, ये इंक्रीजिंग का सिंबल है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे अब कि ये हमने इसको इंक्रीजिंग दिखा दिया। अब हम दिखाएंगे कि यहाँ पे जो ये E है ये बाउंडेड अबव है। ठीक है, नाउ वी शो दैट E इज बाउंडेड अबव दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी शो दैट E इज बाउंडेड अबव। ठीक है, तो अगर आप देखो, हम मान लेते हैं कि P की वैल्यू अगर P 1 2 3 अप टू n हो, ठीक है, तो जो 1 माइनस P/n होगा वो हमेशा छोटा होगा 1 से। अगर आप लिख लो 2 की पावर P-1 वो हमेशा छोटा होगा P फैक्टोरियल से, हो सकता है उसकी इक्वल भी हो। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/2 टू द पावर P-1 बड़ा आ जाएगा 1/P फैक्टोरियल से, ये भी बात ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर इफ n इज ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 छोटा आ जाएगा En से, वो 1 प्लस 1/2 2 टू द पावर 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा अप टू 1/2 टू द पावर n-1 तक। ठीक है, तो जो आपने ये वाली सीरीज ली है ये क्या आ जाएगी, तो आप क्या कह सकते हो कि therefore 1 माइनस 1/2 टू द पावर n-1 हमेशा छोटा आएगा 1 से। जब भी कभी 1 बड़ा छोटा होगा n से, तो 2 जो है वो किससे छोटा आ गया, En से, वो 1 से, 1 प्लस 1 से, और ये पूरा भी 1 से छोटा होगा तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो 2 है वो किससे छोटा है, En से, और En किससे छोटा है, 3 से, उन सारे n के लिए जो नेचुरल नंबर्स में। तो ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से हम क्या इम्प्लाई करेगी कि सीक्वेंस E जो है वो कन्वर्ज कर रहा है रियल नंबर्स को, और वो कहाँ लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा सबको। यहाँ पे आप एक बार इसका सोल्यूशन देख लेंगे, मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने En कैलकुलेट किया, फिर हमने En+1 निकाला, फिर अब हम क्या बता सकते हैं कि En के पास कितनी टर्म्स है, En+1, और सॉरी En के पास n+1 टर्म्स है और En+1 के पास n+2 टर्म्स है। ठीक है, और हम बता सकते हैं कि इसका मतलब En+1 के पास एक टर्म ज़्यादा है En से। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि 2 किससे छोटा है, E1 से, फिर E1 E2 से, ऐसी ये टर्म्स छोटी होती रहेंगी। सो अगर आप देखो, मैंने आपको जो है मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस में बताया था कि कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा मोनोटोन इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग आ गया। अब हम दिखाएंगे कि ये बाउंडेड है। तो बाउंडेड दिखाने के लिए हमने क्या लिखा, हमने P की वैल्यू मान ली 1 2 3 अप टू n तक। तो अगर आप देखो, अगर आप इस एक्सप्रेशन में डालो 1/P/n, तो ये वैल्यू हमेशा छोटी होगी 1 से। तो 2 की पावर P-1 छोटा हो जाएगा P फैक्टोरियल से। अब हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1/P फैक्टोरियल किससे छोटा है, 1/2 टू द पावर P-1। तो अगर n बड़ा है 1 से, तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 किससे छोटा होगा, En से। En 1+1 प्लस अप टू 1 टू द पावर 2 टू द पावर n-1 से छोटा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 माइनस 1/2 टू द पावर n-1 ये हमेशा छोटा होगा 1 से। ठीक है, तो इसका मतलब जो इस इनइक्वालिटी में आप ये पूरी वैल्यू ले रहे हो, आप इसको क्या कह सकते हो, 1 कह सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये वाली वैल्यू 1 से ही छोटी होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि 2 किससे छोटा आ गया, En से, और वो 3 से छोटा आ गया।
तो इसका मतलब अब जो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम इम्प्लाइज दैट द सीक्वेंस converges to the real number that is between 2 and 3. ठीक है, we define the number e to the limit of this sequence. ठीक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि लेट yn बी द सीक्वेंस देन yn इज इक्वल्स टू, ये पूरा हमें गिवन है, अब हमें शो करना है कि लिमिट yn की 1 है। तो अगर आप देखो डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, n स्क्वायर प्लस 1, हम यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस 1 बड़ा होगा हमेशा n स्क्वायर से, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1/n स्क्वायर बड़ा हो जाएगा हमेशा 1/n स्क्वायर प्लस 1 से। ठीक है, ऐसे ही अगर हम रूट ले लें तो फिर भी n स्क्वायर 1/√n स्क्वायर बड़ा रहेगा 1/√n स्क्वायर प्लस 1 से। आप इस पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/n बड़ा है किससे, 1/n स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। ठीक, ऐसी सिमिलरली आप क्या कह सकते हो कि 1/√n स्क्वायर प्लस 1 हमेशा छोटा होगा किससे, 1/n से। ऐसे आप इन जनरल सबके लिए कह सकते हो। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो कि अगर आपके पास हो कि 1/√n स्क्वायर प्लस n है, ये भी किससे छोटा हो जाएगा, 1/n से। सो अल्टीमेटली जो हमें पार्ट गिवन है 1/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/√n स्क्वायर प्लस 2 एंड अप टू 1/√n स्क्वायर प्लस n, ये पार्ट हमेशा छोटा होगा किससे, 1/n प्लस 1/n प्लस अप टू 1/n से। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या कह, ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये n टाइम्स होगा, तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n/n, 1 आ गया। तो देयरफॉर ये पूरा जो सीक्वेंस था आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, yn, तो हम इसको yn ले लेते हैं सीक्वेंस। सो देयरफॉर yn किसके इक्वल आ गया, किससे छोटा आ गया, ये इक्वल आएगा 1 के। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस zn है जो 1 है। ठीक है, अब हमें पता है कि n स्क्वायर प्लस 1 हमेशा छोटा होगा किससे, n स्क्वायर प्लस n से। ठीक है, अगर आप इसका रूट ले लो तो रूट में भी ये पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, रूट में भी वो पार्ट छोटा ही रहेगा हमेशा n स्क्वायर प्लस n से। तो अगर हम कहें 1/√n स्क्वायर प्लस 1 हमेशा बड़ा हो जाएगा किससे, 1/√n स्क्वायर प्लस n के। ठीक है, तो अब हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि 1/n स्क्वायर प्लस 1 1/n स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस अप टू 1/√n स्क्वायर प्लस n से, ये वाला पार्ट हमेशा बड़ा होगा किससे, 1/√n स्क्वायर प्लस n प्लस 1/√n स्क्वायर प्लस n, ऐसी अप टू n तक। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको कि कितना आ जाएगा, n/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1/√1 प्लस 1/n। तो इसका मतलब ये किसकी इक्वल आ गया, जो zn आ गया वो 1 आ गया। तो अब आप स्क्वीज थ्योरम से ये कह सकते हो कि yn की भी लिमिट 1 होगी, कह सकते हैं ना। ठीक है, आप एक बार देख लेंगे, यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप कि सबसे पहले हमने बता दिया कि yn जो है 1 के इक्वल हो सकता है या 1 हो सकता है। फिर हमने एक दूसरा सीक्वेंस zn ले लिया जो 1 है। ठीक है, सेम जैसे ऊपर किया वैसे ही इस पार्ट को किया और हमने दिखा दिया यहाँ पे कि इसकी जो वैल्यू है वो भी 1 है। ठीक है, फिर हम स्क्वीज थ्योरम से क्या कह सकते हैं कि इस पूरे लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।